नमस्कार। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये छुट्टी के नियम हैं, उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझें। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं और जानकारों की राय भी हैं, जिनकी मदद से हम इन नियमों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये नियम ऐसे हैं जो हर सरकारी कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। छुट्टी लेनी हो या मान लीजिए किसी और की छुट्टी मंजूर करनी हो, इन्हें समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि कई बार ये थोड़े उलझे हुए से लगते हैं, पर हैं बहुत काम के। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं भाई, ये छुट्टी के नियम आखिर हैं क्या, किस पर लागू होते हैं, किस पर नहीं, और वो बड़ा सवाल, क्या छुट्टी लेना कर्मचारी का हक है, और हाँ, अलग अलग तरह की छुट्टियों के लिए क्या शर्तें हैं, पात्रता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और बुनियादी सवाल से। ये नियम लागू किस पर होते हैं? देखिए, जो राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, मतलब रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये नियम उन पर लागू होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग शामिल नहीं हैं। अच्छा, कौन लोग? जैसे कि जो कैजुअल बेसिस पे हैं या डेली वेज पर काम करते हैं, पार्ट टाइम कर्मचारी हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले। हाँ, और जो वर्क चार्ज वाले होते हैं या फिर जो केंद्र सरकार या किसी और जगह से डेप्यूटेशन पे राज्य सरकार में आए हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह, उन पे भी ये नियम लागू नहीं होते। उनके अपने रूल्स हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट वालों का जिक्र किया, तो उनके लिए छुट्टी की क्या व्यवस्था है फिर? उनके लिए राज्य सरकार के अलग से संविदा नियम बने हुए हैं। उनमें आमतौर पर यह होता है कि साल में 18 दिन की कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी और 3 दिन की ऐच्छिक, जिसे ऑप्शनल हॉलिडे कहते हैं। पर जो बाकी छुट्टियां इन नियमों में हैं, जैसे ईएल, एचपीएल, वो सब उन्हें नहीं मिलती। और डेप्यूटेशन की बात आपने कही थी। मान लीजिए कोई कर्मचारी है छत्तीसगढ़ सरकार का और वो डेप्यूटेशन पे किसी केंद्र सरकार के ऑफिस में या किसी और संस्था में जाता है, तो क्या उसके छुट्टी के नियम बदल जाएंगे? नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। नियम ये साफ कहते हैं कि आप डेप्यूटेशन पर कहीं भी काम करें, आप पर नियम आपके अपने मूल विभाग के ही लागू होंगे। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप पर यही 2010 वाले नियम ही लागू रहेंगे, चाहे आप दिल्ली में काम कर रहे हो। अच्छा। हाँ, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी छुट्टियों का जो खाता है, जो बैलेंस है, वो आपके मूल विभाग में ही मेंटेन होता है। अगर नियम बदलेंगे तो सारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये दायरा समझ आ गया। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है। क्या छुट्टी लेना हमारा अधिकार है? राइट है। हाँ। देखिए, नियमों की भाषा अगर देखें तो छुट्टी को अधिकार नहीं माना गया है। मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए। ओह। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी हैं, वो मनमाने ढंग से मना कर दें। नियम साथ में ये भी कहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में छुट्टी अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत जरूरी सरकारी काम है तो अधिकारी छुट्टी की अवधि शायद कम कर दें या कुछ समय के लिए मना कर दें, लेकिन बेवजह नहीं। अच्छा, लेकिन क्या वो छुट्टी का प्रकार बदल सकते हैं? जैसे मैंने ईएल मांगी पर वो कहें कि नहीं, आप एचपीएल ले लो। नहीं, अधिकारी खुद से ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी ने जिस टाइप की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, अधिकारी उसे या तो मंजूर करेंगे या नामंजूर। उसका प्रकार नहीं बदल सकते। हाँ, अगर कर्मचारी खुद बाद में चाहता है कि उसकी मंजूर हो चुकी छुट्टी का प्रकार बदल दिया जाए, मान लीजिए पहले ईएल ली थी पर अब चाहता है कि उसे एचपीएल में बदल दें, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और अगर वो उस दूसरी टाइप की छुट्टी के लिए पात्र है, तो अधिकारी पिछली तारीख से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ये बदलाव कर सकते हैं। और अगर कोई सरकारी नौकरी छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है, या मान लीजिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसकी जो जमा छुट्टियां होती है, उनका क्या? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल साफ है इस मामले में। अगर कोई इस्तीफा देता है या उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, तो उस दिन उसके खाते में जितनी भी छुट्टियां जमा हैं, वो सब की सब खत्म हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं। सब की सब मतलब जीरो? बिल्कुल जीरो। फिर ना तो वो उन छुट्टियों को ले सकता है, ना ही उनके बदले रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा यानी नकदीकरण, कुछ नहीं मिलता। इसका कोई अपवाद भी है? जैसे कोई एक सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी, शायद बेहतर सरकारी नौकरी में जा रहा हो? हाँ, बिल्कुल। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर किसी ने प्रॉपर चैनल से अप्लाई करके, मतलब अपने डिपार्टमेंट की अनुमति लेकर किसी दूसरी सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन हो गया, और वो पुरानी नौकरी से तकनीकी इस्तीफा यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर नई नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसकी जमा छुट्टियां लैप्स नहीं होती, वो उसकी नई सर्विस में ट्रांसफर हो जाती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी। और दूसरा अपवाद ये है कि अगर किसी को बर्खास्त किया गया था
पर बाद में उसकी अपील मंजूर हो जाती है और वो नौकरी में वापस बहाल हो जाता है, तो उसकी पुरानी सारी जमा छुट्टियों से वापस मिल जाती हैं। क्या हम अलग-अलग तरह की छुट्टियों को एक साथ ले सकते हैं? मतलब ईएल खत्म हुई तो क्या उसके तुरंत बाद एचपीएल शुरू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो कैजुअल लीव और ऑप्शनल हॉलिडे हैं उनको छोड़कर बाकी लगभग सभी प्रकार की छुट्टियों को एक दूसरे से जोड़कर लिया जा सकता है। ईएल के बाद एचपीएल या एचपीएल के बाद असाधारण अवकाश, ये सब संभव है। और जैसा हमने पहले बात की, अगर जरूरत पड़े और पात्रता हो तो कर्मचारी के रिक्वेस्ट पर पहले से मंजूर छुट्टी को बाद में दूसरी तरह की छुट्टी में बदला भी जा सकता है। कोई कर्मचारी लगातार कितने समय तक छुट्टी पर रह सकता है? मैक्सिमम लिमिट क्या है? हाँ, इसकी एक सीमा तय की गई है। 2018 में एक संशोधन हुआ था इन नियमों में। अब कोई भी कर्मचारी, चाहे वो अलग अलग तरह की छुट्टियां मिलाकर ही क्यों ना ले रहा हो, लगातार 3 साल से ज्यादा छुट्टी पर सामान्यतः नहीं रह सकता। पहले ये 5 साल थी। हाँ, पहले ये सीमा 5 साल हुआ करती थी, अब 3 साल है। और अगर कोई इससे ज्यादा समय तक बिना छुट्टी मंजूर कराए या बिना किसी सूचना के गायब रहता है, तो ये भी माना जा सकता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, मतलब अबैंडन्ड द सर्विस। और एक सवाल और, क्या छुट्टी के दौरान कोई दूसरी नौकरी या कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी कर्मचारी को 24 घंटे का सेवक माना जाता है, चाहे वो छुट्टी पर ही क्यों ना हो। इसलिए छुट्टी की अवधि में सरकार से बिना पूछे, बिना पूर्व अनुमति लिए कोई दूसरा काम, कोई और नौकरी या कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए नियम काफी सख्त हैं। चलिए, ये तो हुए कुछ सामान्य सिद्धांत। अब जरा प्रक्रिया पर आते हैं। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो अप्लाई कैसे करना होता है? इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म है, फॉर्म 1। हाँ, एक संतान पालन अवकाश है, उसके लिए फॉर्म 1 का अलग से है, तो उसी फॉर्म में भरकर आवेदन देना होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो छुट्टी शुरू होने से कम 3 हफ्ते पहले अप्लाई कर दें। 3 हफ्ते पहले? हाँ, ताकि ऑफिस में आपके काम की व्यवस्था करने का समय मिल जाए। और अगर रिटायरमेंट से ठीक पहले वाली छुट्टी लेनी है, जिसे एलपीआर कहते हैं, उसके लिए तो 6 हफ्ते पहले बताना होता है। और ऑफिस में इन सब छुट्टियों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? हर कर्मचारी का एक अवकाश लेखा यानी लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये सामान्यतः कर्मचारी की सर्विस बुक का ही एक हिस्सा होता है। और ये ऑफिस हेड की जिम्मेदारी है कि ये अकाउंट हमेशा अप टू डेट रहे, मतलब कौन सी छुट्टी ली, कितनी बची, सब उसमें दर्ज हो। तो जब कोई छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो क्या ये अकाउंट चेक करना जरूरी है छुट्टी मंजूर करने से पहले? हाँ, ये तो अनिवार्य है। नियम 15 साफ कहता है कि छुट्टी मंजूर करने से पहले ये वेरीफाई करना ही होगा कि कर्मचारी के खाते में उतनी छुट्टियां हैं या नहीं। बिना पात्रता देखे छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। और जब छुट्टी का ऑर्डर निकलता है, उसमें यह लिखना भी जरूरी होता है कि इस छुट्टी के बाद अब कर्मचारी के खाते में कितनी छुट्टियां बची हैं। अच्छा। हाँ, बस एक बहुत खास परिस्थिति में अगर मान लीजिए खाता तुरंत वेरीफाई करना संभव ना हो और छुट्टी देना बहुत जरूरी हो, तो 60 दिन तक की प्रोविजनल छुट्टी दी जा सकती है, पर उसे बाद में खाते से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी मांग रहा है तो क्या डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमेशा लगता है? जी हाँ, अगर बीमारी के आधार पर छुट्टी चाहिए तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मतलब डॉक्टर से, एक तय फॉर्मेट में, जो कि फॉर्म 3 है, सर्टिफिकेट लेना और जमा करना जरूरी है। और अगर छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी को कोई शंका हो तो वो सेकंड ओपिनियन, मतलब किसी और डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है जो अक्सर लोग पूछते हैं, मेडिकल लीव नाम से कोई अलग टाइप की छुट्टी नहीं होती। अच्छा। हाँ, आप लेते तो अपनी ईएल, एचपीएल या कम्यूटेड लीव ही हैं, बस उसका कारण मेडिकल होता है जिसके लिए आप सर्टिफिकेट देते हैं। और जब मेडिकल लीव से वापस आना हो तब भी सर्टिफिकेट चाहिए? बिल्कुल। अगर आपने छुट्टी मेडिकल ग्राउंड पर ली थी तो ड्यूटी पर वापस लौटने से पहले आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ये भी एक तय फॉर्मेट, फॉर्म 4 में होता है। जब तक आप फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। एक और प्रैक्टिकल सवाल, छुट्टी के शुरू में या आखिर में अगर संडे या कोई सरकारी छुट्टी पड़ जाए तो क्या होता है? हाँ, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नियम ये कहता है कि अगर आपकी छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वाले दिन या छुट्टी खत्म होने के ठीक बाद वाले दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है, जैसे संडे या कोई गैजेटेड हॉलिडे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो एक दिन पहले ऑफिस से जा सकते हैं या छुट्टी खत्म होने के एक दिन बाद ऑफिस आ सकते हैं। वो जो बीच का संडे या हॉलिडे है वो आपकी छुट्टी में नहीं गिना जाएगा और न ही आपके खाते से कटेगा। ये तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन ये तभी लागू होता है जब छुट्टी शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद हो। अगर आपकी छुट्टी के बीच में कोई संडे या हॉलिडे आता है तो वो छुट्टी का हिस्सा ही माना जाता है। और अगर कोई स्वीकृत छुट्टी खत्म हो गई पर कर्मचारी ड्यूटी पर वापस ही नहीं आया?
तब देखिए, इससे नियम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर आपकी छुट्टी खत्म हो गई और आपने उससे बढ़वाया भी नहीं और आप बिना बताए गैर हाजिर हैं, तो उस अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति यानी अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाता है। कुछ मामलों में इसे अकार्य दिवस या डाइज नॉन भी कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको उस गैर हाजिर अवधि का कोई वेतन, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरे, वो दिन आपके अर्धवेतन अवकाश यानी एचपीएल खाते से काट लिए जाएंगे अगर उसमें बैलेंस है तो, नहीं है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। और तीसरा, ये अवधि आपकी नौकरी में किसी भी फायदे जैसे प्रमोशन या पेंशन के लिए नहीं गिनी जाएगी। और सबसे बढ़कर इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू किया जा सकता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। जी हाँ, इसलिए छुट्टी खत्म होने पर समय से ड्यूटी पर लौटना या जरूरत हो तो पहले से छुट्टी बढ़वाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रक्रिया और सामान्य बातें समझ आ गई। अब आते हैं उन छुट्टियों पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव या ईएल, ये कैसे मिलती है, कितनी जमा कर सकते हैं? अर्जित अवकाश या ईएल ये सबसे कॉमन है। जो सामान्य विभाग हैं, मतलब जहां स्कूल कॉलेज की तरह लंबी छुट्टियां नहीं होती, वहां हर कैलेंडर साल में 30 दिन की ईएल मिलती है। पूरे 30 दिन? हाँ, 30 दिन। और ये एडवांस में क्रेडिट होती है। 15 दिन 1 जनवरी को खाते में आ जाती है और बाकी 15 दिन 1 जुलाई को। अच्छा, एडवांस में? जी, एडवांस में। और आप इसे जमा करते रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम 300 दिनों तक। 300 दिन से ज्यादा आप रिटायरमेंट पर कैश नहीं करा सकते या सामान्यतः जमा नहीं रख सकते। और एक बार में कितने ले सकते हैं? एक बार में अधिकतम 180 दिन की ईएल स्वीकृत की जा सकती है। अगर कोई साल के बीच में नौकरी ज्वाइन करे या बीच में रिटायर हो तो उसे पूरे 30 दिन मिलेंगे? नहीं, उस स्थिति में प्रो राटा बेसिस पर गणना होती है। मतलब उस कैलेंडर साल में उसने जितने पूरे महीने नौकरी की है, हर पूरे महीने के लिए 2.5 दिन के हिसाब से ईएल उसके खाते में जुड़ेगी। आपने कहा 300 दिन जमा कर सकते हैं, उसके बाद क्या ईएल मिलनी बंद हो जाती है? नहीं, मिलना बंद नहीं होती। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। देखिए, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन का एडवांस क्रेडिट तो होता रहेगा, चाहे आपका बैलेंस पहले से 300 हो। तो आपका खाता मान लीजिए 300 + 15 दिखाएगा। अब अगर आप उस छमाही में जनवरी से जून या जुलाई से दिसंबर कोई ईएल लेते हैं, तो वो पहले इन एडवांस वाले 15 दिनों में से कटेगी। और अगर नहीं ली तो? और अगर आपने उस छमाही में कोई ईएल नहीं ली और आपका बैलेंस पहले से 300 या उससे ऊपर था, तो छमाही के अंत में वो एडवांस वाले 15 दिन लैप्स हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे और बैलेंस वापस 300 पर आ जाएगा। अच्छा, और जो स्कूल कॉलेज जैसे विभाग हैं जहां गर्मी की या दूसरी लंबी छुट्टियां होती हैं, उनके लिए क्या नियम है? हाँ, उनके लिए नियम अलग हैं। उन्हें विश्राम अवकाश विभाग कहते हैं। वेकेशन डिपार्टमेंट? जी, उन्हें साल में सिर्फ 10 दिन की ईएल मिलती है। 5 दिन 1 जनवरी को और 5 दिन 1 जुलाई को। सिर्फ 10 दिन? हाँ, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्हें लंबी छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन अगर उन्हें उन छुट्टियों के दौरान भी ड्यूटी पर बुलाया जाता है या काम करने को कहा जाता है, तो उसके बदले में उन्हें अतिरिक्त ईएल मिलती है, जिसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये ईएल की बात हुई। अब आते हैं अर्धवेतन अवकाश पर, हाफ पे लीव या एचपीएल। जी, एचपीएल। ये सेवा के हर पूरे साल के लिए 20 दिन की दर से मिलती है। 20 दिन प्रति वर्ष? हाँ, 20 दिन। और ये भी ईएल की तरह एडवांस में जमा होती है, 10 दिन 1 जनवरी को और 10 दिन 1 जुलाई को। एचपीएल के जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जैसे ईएल में 300 दिन की है। आप कितनी भी एचपीएल जमा कर सकते हैं। और इसमें वेतन? जैसा नाम से ही लगता है, अर्धवेतन, मतलब इस छुट्टी के दौरान आपको आधी बेसिक पे प्लस उस पे आधा डीए मिलता है। एक और नाम सुना है, लघुकृत अवकाश या कम्यूटेड लीव। ये क्या चीज है? क्या ये एचपीएल से ही जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल। इसे आप एचपीएल का ही एक स्पेशल रूप समझ सकती हैं। कम्यूटेड लीव सामान्यतः मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर मिलती है। इसकी खास बात यह है कि आप जितने दिन की कम्यूटेड लीव लेते हैं, आपके एचपीएल खाते से उसके डबल यानी 2 गुने दिन कटते हैं। डबल? तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि आपको वेतन पूरा मिलता है। एचपीएल में आधा वेतन मिलता है, लेकिन कम्यूटेड लीव में आपको पूरा वेतन मिलता है, आधी बेसिक पे का डबल, यानी पूरी बेसिक पे प्लस पूरा डीएम। अच्छा। तो अगर किसी के पास एचपीएल का बैलेंस अच्छा है और उसे लंबी बीमारी के लिए छुट्टी चाहिए, तो कम्यूटेड लीव लेना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सैलरी पूरी मिलती है, बस एचपीएल खाते से डेबिट डबल होगा। क्या ये बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी मिल सकती है? हाँ, एक स्थिति में।
अगर कोई कर्मचारी किसी स्वीकृत पाठ्यक्रम के लिए जाना चाहता है तो पूरे सेवा काल में 180 दिन तक की कम्यूटेड लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर कोई ये छुट्टी लेकर पढ़ाई पूरी करके वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता और मान लीजिए इस्तीफा दे देता है या वीआरएस ले लेता है, तो उसकी इस छुट्टी को एचपीएल माना जाएगा और जो अतिरिक्त आधा वेतन उसे दिया गया था उसकी वसूली की जा सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की ईएलबी खत्म हो गई, एचपीएल भी खत्म हो गई और उसे छुट्टी की जरूरत है, तब क्या विकल्प है? ऐसी मुश्किल स्थिति के लिए एक प्रावधान है अदेय अवकाश, यानी लीव नॉट ड्यू, जिसे शॉर्ट में एलएनडी कहते हैं। ये एक तरह का एडवांस है। ये मानकर छुट्टी दी जाती है कि कर्मचारी भविष्य में नौकरी करके एचपीएल कमाएगा और ये एडवांस छुट्टी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। मतलब उधार की छुट्टी? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये तभी दी जाती है जब छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी को ये विश्वास हो कि कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लौटेगा और इस छुट्टी को अर्जित कर लेगा। पूरे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन की एलएनडी मिल सकती है और इसमें भी वेतन एचपीएल की तरह आधा ही मिलता है। और अगर सब तरह की छुट्टियां खत्म हो गई, एलएनडी भी नहीं मिल सकती या कर्मचारी खुद ही बिना वेतन की छुट्टी चाहता हो, उस आखिरी स्थिति के लिए है असाधारण अवकाश, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या ईओएल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये असाधारण परिस्थितियों में ली जाती है। इसमें कोई वेतन, कोई सैलरी नहीं मिलती, शून्य वेतन, कोई सैलरी नहीं। जी नहीं। इसे तब लिया जाता है जब खाते में कोई और छुट्टी ना हो या कर्मचारी खुद लिख कर दे कि वो ईओएल लेना चाहता है। कई बार जो अनधिकृत अनुपस्थिति होती है उसे रेगुलराइज करने के लिए भी अधिकारी पिछली तारीख से ईओएल मंजूर कर सकते हैं, ताकि कम से कम नौकरी तो बची रहे। ये तो हुई वो छुट्टियां जो ज्यादातर लोगों को मिलती हैं। अब कुछ खास मकसदों के लिए दी जाने वाली स्पेशल छुट्टियों पर आते हैं। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव। जी, मैटरनिटी लीव। ये नियम महिला कर्मचारियों के लिए बहुत अहम है। जिन महिला कर्मचारियों के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 180 दिन की प्रसूति छुट्टी मिलती है। 180 दिन मतलब 6 महीने? हाँ, लगभग 6 महीने। इसमें शर्त यह है कि ये छुट्टी बच्चे के जन्म की अनुमानित तारीख से कुछ पहले शुरू होनी चाहिए और डिलीवरी की तारीख इसमें कवर होनी चाहिए। मतलब डिलीवरी के बाद से शुरू नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा वेतन मिलता है और ये छुट्टी आपकी ईएल या एचपीएल खाते से नहीं काटी जाती। ये एक अलग तरह की छुट्टी है। और अगर मिसकैरेज हो जाए या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करवाना पड़े, उसके लिए भी नियम में प्रावधान है। ऐसी स्थिति में चाहे जीवित बच्चों की संख्या कितनी भी हो, पूरी सर्विस के दौरान कुल मिलाकर 45 दिन की छुट्टी मिल सकती है। ये 180 दिन की मैटरनिटी लीव के अलावा है। इसमें भी वेतन पूरा मिलता है और ये खाते से डेबिट नहीं होती। पुरुषों के लिए भी कुछ है, पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव? जी हाँ, बिल्कुल है। पुरुष कर्मचारी जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें अपनी पत्नी के प्रसव के समय देखभाल के लिए 15 दिन की पितृत्व छुट्टी मिलती है। 15 दिन? हाँ, 15 दिन। ये छुट्टी वो बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर जन्म के 6 महीने बाद तक की अवधि में कभी भी ले सकते हैं। इसमें भी पूरी तनख्वाह मिलती है और ये भी ईएल एचपीएल खाते से डेबिट नहीं होती। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर समय पर नहीं ली तो ये लैप्स हो जाती है, इसे बाद में नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो क्या उसके लिए भी छुट्टी का प्रावधान है? हाँ, है। इसे दत्तक ग्रहण अवकाश या एडॉप्शन लीव कहते हैं। अगर कोई महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं कानूनी रूप से 1 साल से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है तो उसे 135 दिन की छुट्टी मिल सकती है। 135 दिन? हाँ, या फिर जब तक बच्चा 1 साल का होता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक। इसमें भी पूरा वेतन मिलता है और ये छुट्टी खाते से डेबिट नहीं होती। एक और छुट्टी है जिसकी पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा हुई, संतान पालन अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव या सीसीएल। इसके बारे में बताइए। जी, सीसीएल ये 2018 में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देश से लागू हुई थी। ये महिला कर्मचारियों को मिलती है अपने 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की 18 साल की उम्र होने तक उनकी देखभाल के लिए। जैसे मान लीजिए उनकी परीक्षा है या वो बीमार हैं या ऐसी ही कोई जरूरत है। कितनी मिलती है ये? पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 730 दिन। 730 दिन मतलब पूरे 2 साल? जी हाँ, पूरे 2 साल। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसकी शर्तें क्या है? क्या ये आसानी से मिल जाती है? देखिए, कुछ मुख्य बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, ये छुट्टी अधिकार नहीं है, मतलब आप दावा नहीं कर सकती। इसे मंजूर करना या ना करना ऑफिस के कामकाज को देखते हुए अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा। दूसरी बात, एक कैलेंडर साल में आप इसे ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले सकती हैं और एक बार में कम से कम 5 दिन की लेनी होती है।
अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं है, पर वो मंजूरी पर निर्भर करेगा। अच्छा। इसके लिए एक अलग फॉर्म 1क भरना होता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना होता है। इसमें भी वेतन पूरा मिलता है और ये ELHPL खाते से नहीं कटती। इसका रिकॉर्ड भी अलग से रखा जाता है। क्या पढ़ाई के लिए भी छुट्टी मिल सकती है? मान लीजिए कोई कर्मचारी आगे पढ़ना चाहे, स्टडी लीव। हाँ, स्टडी लीव का भी प्रावधान है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। ये तभी मिलती है जब सरकार को लगे कि आपकी पढ़ाई या ट्रेनिंग से लोक सेवा को, मतलब सरकारी काम को, फायदा पहुंचेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे आपकी कम से कम 5 साल की रेगुलर सर्विस हो चुकी हो, रिटायरमेंट में कम से कम 3 साल बाकी हों, और आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है कि पढ़ाई के बाद आप इतने साल सरकार की सेवा करेंगे। कितनी मिलती है ये? सामान्यतः एक बार में 12 महीने और पूरी सर्विस में अधिकतम 24 महीने की मिल सकती है। इसे दूसरी छुट्टियों के साथ मिलाकर 28 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें वेतन के तौर पे आपको मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है तो वो काट ली जाती है। ये छुट्टी भी ELHPL खाते से डेबिट नहीं होती। और अगर किसी को ड्यूटी करते हुए चोट लग जाए या कोई बीमारी हो जाए जो काम की वजह से हुई हो? हाँ, उसके लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव का प्रावधान है। जी। ये 2 तरह की होती हैं। एक, अगर चोट किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर पहुंचाई गई हो, जैसे ड्यूटी पर हमले में। जी। दूसरी, अगर चोट काम करते हुए अनजाने में लगी हो या काम की प्रकृति ही ऐसी जोखिम भरी हो कि बीमारी हो गई। ओके। दोनों ही स्थितियों में छुट्टी मिलती है, लेकिन उसकी अवधि, वेतन और शर्तें थोड़ी अलग-अलग हैं, और इसे मंजूर करने का अधिकार सामान्यतः सिर्फ शासन स्तर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को होता है। आखिर में वो सवाल जो शायद बहुत से कर्मचारी जानना चाहेंगे, क्या इन जमा छुट्टियों, खासकर EL के बदले पैसा मिल सकता है, जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं? हाँ, मिलता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो नकदीकरण की सुविधा है, ये इन 2010 के अवकाश नियमों का सीधा हिस्सा नहीं है। ये समय समय पर सरकार के अलग से जारी होने वाले आदेशों और निर्देशों से तय होती है। अच्छा, ये नियमों में नहीं है? सीधे तौर पर प्रक्रिया और दरें इन नियमों में नहीं लिखी हैं, लेकिन हाँ, व्यवस्था है। सबसे कॉमन है रिटायरमेंट के समय। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके खाते में जितनी EL जमा होती हैं, अधिकतम 300 दिन तक की सीमा के अधीन उसके बदले उसे पैसा मिलता है। इसमें रिटायरमेंट के दिन का जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता होता है, उसके आधार पर कैलकुलेशन होता है। अगर रिटायरमेंट के समय किसी पर कोई विभागीय जांच चल रही हो या वो सस्पेंड हो, तब भी नकदीकरण मिलेगा? ऐसी स्थिति में नियम ये कहते हैं कि अगर जांच किसी गंभीर मामले की है तो नकदीकरण रोका जा सकता है, या फिर जांच पूरी होने तक उसे लंबित रखा जा सकता है। अगर जांच में कर्मचारी निर्दोष पाया जाता है तो पैसा मिल जाता है। और अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए? हाँ, उस दुखद स्थिति में कर्मचारी के परिवार को उसकी मृत्यु की तारीख को उसके EL खाते में जितनी छुट्टियां जमा थीं, अधिकतम सीमा के अंदर, उनका नकदीकरण करके भुगतान किया जाता है। तो ये थी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि इसके लगभग हर पहलू को छू सकें, कौन से नियम किस पर लागू होते हैं, कितने तरह के अवकाश हैं, उनकी शर्तें क्या हैं, प्रक्रिया क्या है, और CCL जैसे जो नए प्रावधान जुड़े हैं वो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल, ये नियम काफी व्यापक हैं और कोशिश करते हैं कि कर्मचारी की व्यक्तिगत जरूरतों और ऑफिस के काम की जरूरतों के बीच एक संतुलन बना रहे। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, वर्क कल्चर बदल रहा है, क्या भविष्य में इन नियमों में और लचीलेपन या शायद कुछ और सरलीकरण की जरूरत महसूस होगी? या फिर क्या इन नियमों की जो जटिलता है और जो कर्मचारियों की इनके प्रति जागरूकता है, उसके बीच के अंतर को पाटने के लिए और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये सोचने वाले बिंदु हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को छत्तीसगढ़ अवकाश नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।